today's lecture we will discuss about the our next chapter, that is carbon and its compound. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में हम फर्स्टली कार्बन को एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके कंपाउंड्स को और बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे जिससे कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स, कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में हम। तो यहाँ पे हमारे पास अब देखते हैं कि कार्बन, व्हाट इज कार्बन, कार्बन क्या होता है। ठीक है, इसकी अकरिंग क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो हम कार्बन की अगर बात करते हैं अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ क्रस्ट में ये 0.02% एग्जिस्ट करता है। और किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मिनरल्स में जैसे आ जाते हैं कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पेट्रोलियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पेट्रोलियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या फिर कोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कार्बन अर्थ क्रस्ट में 0.02% और मिनरल्स की फॉर्म में, मिनरल्स में जैसे कि कार्बोनेट्स आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बोनेट्स आ जाते हैं, पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्बन कि एटमॉस्फेयर में, ये अर्थ क्रस्ट में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये है जी एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में कार्बन 0.03% एग्जिस्ट करता है, लेकिन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कार्बन की स्ट्रक्चर क्या होती है। कार्बन जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 117 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से 118 वाला लास्ट वाला जो एलिमेंट है, हम बात करते हैं कि 117 को एक जगह पे छोड़ देते हैं और जो उसके अलावा 118 वाला एलिमेंट है वो है कार्बन। ठीक है, अब ये जो कार्बन है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका मास नंबर कितना है, ये सारी चीजें हम आपको इस स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये कार्बन की एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास मिड में जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं कार्बन एटम के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जी न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि डेंस पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट हमारे पास होता है शेल्स या फिर ऑर्बिट्स का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। जबकि हमारे पास अगर बात करते हैं शेल्स या फिर ऑर्बिट की, तो यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक द प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है, इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। और किसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में यहाँ पे हमारे पास ये न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी जो कि प्रोटॉन है वो मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में, ऑर्बिटल्स में या फिर शेल्स में मूव करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग किसका नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर का, जो कि हमारे पास है 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है, मास नंबर को हम लोग न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मास नंबर होता है वो कार्बन एटम का होता है जी 12, ठीक है। और ये 12 कहाँ से आता है, मास नंबर होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के सम को हम लोग किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियन नंबर का नाम देते हैं। अब न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद है, इनके नंबर के सम को हम लोग मास नंबर का नाम देते हैं या फिर न्यूक्लियन नंबर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन भी 6 है, ठीक है, और न्यूट्रॉन भी 6 है। अब ये 6 + 6 किसके इक्वल होता है, 12 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन एटम की एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास शो किया गया है इलेक्ट्रॉन को जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शो किया गया है जो कि न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। फिर बताया गया है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है जब इसका मास नंबर होता है जी 12, ठीक है। अब मास नंबर 12 हमारे पास इस वजह से 12 क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम दे दें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, मास नंबर या फिर न्यूक्लियन के नंबर के इक्वल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे इस चैप्टर में आप लोग बार बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले टॉपिक का नाम सुनेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है हमारे पास जी distribution of electrons around the nucleus in shell or orbits, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को शेल या फिर ऑर्बिट में इसको नाम देते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन की हमने बात की है उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नंबर होता है जी 6, ठीक है। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होती है, कौन से शेल में होती है, उस चीज को, उस डिस्ट्रीब्यूशन को, उस अरेंजमेंट को हम लोग किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में होते हैं 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल्स में। तो हमारे पास यहाँ पे 2 शेल्स होते हैं, एक के शेल होता है, दूसरा हमारे पास एल शेल होता है, ठीक है। जो के शेल होता है उसमें हमेशा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि जो एल शेल होता है उसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर 6 में से 2 निकालो तो पीछे 4 बच गए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, शेल एल में, ठीक है, एल शेल में या फिर एल ऑर्बिट में हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास आ जाती है कार्बन की 2, 4, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, वैलेंसी के। अब देखिए जो हमारे पास फर्स्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल जो होता है वो के शेल होता है और के शेल होता है, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रखने की, ठीक है, रिवॉल्व करने की न्यूक्लियस के लिए। और जो सेकंड शेल होता है वो होता है जी एल शेल, ठीक है। एल शेल होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को 10 और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हम सब कार्बन की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। हमारे पास एक शेल है, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, और जो आखिरी वाला शेल है जिसको हम लोग आउटर मोस्ट शेल कहते हैं उसमें हमारे पास कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मीन्स ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसको हम लोग वैलेंस शेल का नाम देते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे और भी यहाँ के हमारे पास अगर वैलेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन जो है वो कौन सा एलिमेंट है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। अब टेट्रावैलेंट एलिमेंट हमें से इस वजह से कहते हैं, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, वो 4 है, ठीक है। अब वैलेंसी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ
इसमें एबिलिटी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी है इसको अपने अंदर रखने की थी, यानी कि और अगर इसका अगर हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहें तो वहाँ पे क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम या फिर एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग 4 bonds। ठीक है, हमारे पास अगर इसकी वैलेंसी 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 होने का मतलब ये है कि कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल में यानी कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, 4 और बॉन्ड बनाता है। 4 और बॉन्ड बनाने की एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को, टेंडेंसी को हम लोग किसका नाम देते हैं, वैलेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास और भी डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में देख सकते हैं कि सोडियम जो है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281 होती है, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास 281। अब ये क्या करेगा, इस 8वें इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्लोरीन है, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट शेल अपना कंप्लीट करने के लिए यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल ऑर्बिट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दी, कार्बन की है जी 2 4, इस तरह से सोडियम की बताई 281। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की तो उसकी है 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो उसके बाद वैलेंस शेल की बताया, तो वैलेंस शेल जो होता है वो टेट्रावैलेंट एलिमेंट कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है। इसके पास एबिलिटी होती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 बॉन्ड और बनाए। ठीक है, अपना ऑक्टो या फिर अपना ऑटोमोशन कंप्लीट करने के लिए।